अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत की तरफ चल पड़ी है। मईशत की खराबियां काफी हद तक दूर हो गई हैं। 2 साल पहले वो करंट अकाउंट खसारा जो 613 बिलियन डॉलर था, आज सरप्लस में जा चुका है। यह खुशखबरी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने आज ट्वीट के जरिए कौम को सुनाई है। वजीर आजम के मुताबिक मईशत में यह बेहतरी पाकिस्तान की बरामदात और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से तरसील ज़र में मुसलसल इजाफे की वजह से मुमकिन हो रही है। इसके अलावा गैर मुल्की सरमायाकारी में 88% इजाफा और तजारती खजारे में 27% कमी देखने में आई है। FBR ने माली साल के पहले ही माह टारगेट से भी 57 अरब रुपए ज्यादा टैक्स जमा करके रिकॉर्ड कायम कर दिया है। मुआशी मैदान से जिस रफ्तार से अच्छी और मुस्बत खबरें आ रही हैं, उनको देखते हुए मुआशी तज्जियाकारों का कहना है कि अगला साल पाकिस्तान की मईशत के लिए इंतहाई अच्छा और मुआशी सरगर्मियों से भरपूर होगा। अगर पाकिस्तान की मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो यह हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने पार्टी कायदीन के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हुकूमत को ना गवर्नेंस आती है और ना ही अवाम की मुश्किलात से कोई गर्ज है। 2 साल में महंगाई बढ़ गई और मुआशी शरह नमू मनफी में चली गई। नाज़रीन, मईशत पर बहस के साथ साथ आजकल जो मौजू ज़ेर बहस है वो है NRO और मियां नवाज शरीफ की सेहत, उनका मुल्क से जाना और 9 माह गुजर जाने पर भी वापस ना आना। हुकूमत का दावा है कि अपोजिशन उनसे NRO मांग रही है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कल अपने एक ट्वीट में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से नैब कानून में पेश की गई तरमीम का मसवदा शेयर करते हुए लिखा कि कई दिनों से मुस्लिम लीग नवाज लिमिटेड डिमांड कर रही थी कि NRO किसने मांगा। हजूरे वाला, ये हैं वो जराए और दस्तावेजात जिनके जरिए NRO मांगा गया। इसका जवाब मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने भी दिया। आज के शो में जनाब शिबली फराज साहब और मरियम औरंगजेब साहबा हमारे साथ मौजूद है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। मैं सबसे पहले शिबली फराज साहब के पास जाना चाहूँगा। शिबली साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया मईशत के हवाले से और उन्होंने कहा कि मईशत जो है वो सही रास्ते पर अब गामजन हो चुकी है और जुलाई 2019 में 613 मिलियन डॉलर और जून 2020 में 100 मिलियन डॉलर के खसारे के बाद सूरत हाल अब संभल गई है और जुलाई 2020 में करंट अकाउंट में 424 मिलियन डॉलर इजाफी सरप्लस अब जमा हो चुके हैं। ये जब इतनी ज्यादा अच्छी खबरें मईशत के हवाले से आ रही हैं तो फिर आज मुस्लिम लीग नून ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की और ये वाइट पेपर क्यों जारी किया आपकी हुकूमत के खिलाफ? देखें, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम पे बुलाने का सर। और दूसरी तरफ ये है कि देखें, जो भी ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ट्वीट की है और जो अखबारों में आ रहा है, जो मीडिया में आ रहा है, जो इंटरनेशनल हमारी जो रेटिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो फिच हो या चाहे वो दूसरी हो, वो जो है तो इस बात का वो कर रही हैं, इकरार कर रही हैं कि जो हमारी मुल्क की जो इकोनॉमी है वो उसको स्टेबल भी करार दिया है और उसमें एक अच्छे पॉजिटिव फ्यूचर की भी बात की गई है। अब ये सारी बातें जो हैं तो जाहिर है कि अपोजिशन को अच्छी नहीं लगेंगी। हर वो अच्छी खबर जो मुल्क के लिए अच्छी खबर है वो अपोजिशन के लिए बुरी खबर है। तो जाहिर है कि हम उसका कुछ नहीं कर सकते और उन्होंने एक हुज्जत तो तमाम करनी थी कि जो हमारे मिनिस्टर ने इंडिविजुअली आके और हर एक ने अपनी परफॉर्मेंस को अवाम से को आगाह किया तो उससे जो है तो इन्होंने कोई ना कोई जवाब तो देना था। तो वो इन्होंने, और लग भी रहा था इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो हुज्जत तमाम कर रहे थे और किसी कोई भी उसमें वो कमिटेड नजर नहीं आ रहा था कि वो बस एक आई वॉश था। अच्छा, तो शिबली साहब, ये जो फिगर्स इन लोगों ने शेयर किए हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी तकरीबन 40 सफ़ों का एक वो रिपोर्ट निकाली है, ये फिगर्स फज्ड हैं, गलत फिगर्स हैं जो ये कोट कर रहे हैं। इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये बता रहे हैं अब 2.6 बिलियन डॉलर्स की है। टैक्स कलेक्शन इन्होंने कहा है कि जी आप लोगों ने टारगेट्स अपने बीट नहीं किए। ये गलत हैं सारी खबरें। ये देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर आप हफीज पाशा की किताब, जिसका के नाम इस वक्त मुझे याद नहीं है, लेकिन उनकी वो इन्हीं की पार्टी के, हमारे गवर्नमेंट के बड़े क्रिटिक भी हैं और उनकी जो वाइफ हैं मोहतरमा, वो भी PBML की मेंबर पार्लियामेंट हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जहां तक क्रेडिबिलिटी का ताल्लुक है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हैज ऑलवेज बीन नोन टू हैव बीन फज्ड द अकाउंट्स। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को इन्होंने इसहाक डार साहब ने अपने मिनिस्ट्री के अंडर लिया था और वो जितनी भी फैक्ट्स और फिगर्स होते थे वो उसको फज करते थे। ये तो एक रिकॉर्ड की बात है कि वो न सिर्फ
फज करते थे फैक्ट्स को, अपने इन्फ्लेशन फिगर्स को, ट्रेड फिगर्स को, जितनी भी फिगर्स होती थी, तो क्रेडिबिलिटी का एक खास उन्होंने टाइटल दिया है पेज 474 पे। उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि पीएमएल इज नॉट नोन फॉर इट्स क्रेडिबिलिटी। ठीक है, तो जहां तक ये फजिंग का ताल्लुक है वो तो इनका फोटे है। अच्छा। और दूसरी बात है कि आपने ये भी देखा कि जो ये था एक्सचेंज रेट था, उसको भी बड़े आर्टिफिशियल तरीके से मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचाया। 6 अरब डॉलर मार्केट में झोंक के उन्होंने एक आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर के रेट को बरकरार रखा। उसकी वजह क्या हुई कि इट वाज चीपर टू इंपोर्ट देन टू प्रोड्यूस हियर इन दिस कंट्री। नतीजतन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई इनके पूरे दौर में, और उसकी वजह से मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचा। नतीजा ये हुआ कि वो जो हमारी जो एक इंडस्ट्री जिसमें कि वेल्थ क्रिएशन होती है, जिसमें जॉब क्रिएशन होती है, हम उससे महरूम रहे, और न कोई इन्होंने कोई नेशनल इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि दे आर द लास्ट वंस कि वो इकोनॉमी पे या इस किस्म की फजिंग पे, ये तो अथॉरिटी हैं। तो ये हमें इसकी बात का क्या कह रहे हैं, ये तो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने तो पब्लिश करके दिए हैं, दीज कैन बी वेरीफाइड। और जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं वो इस फर्स्ट अकाउंट की वजह से नहीं देती हैं, उनका हर फैक्ट्स फिगर्स उन्होंने कैलकुलेट किए होते हैं, और वो सारे जो है, चाहे वो स्टैंडर्ड एंड पुअर हो, चाहे वो फिश हो, जो भी हो, वो जो है ना, आपको वो सबसे एक ऑथेंटिक आपको एक रीअफर्मेशन मिलती है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो बेहतर तरीके से जा रही है। जिस तरह से हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को 20 अरब डॉलर जो कि ये छोड़ के गए थे, उसको हम नीचे ले आए अरब डॉलर पे। तो ये इस किस्म की चीजें हैं। जो हमारा जो प्राइमरी डेफिसिट है वो भी पॉजिटिव में आ गया है, और जो एक्सपोर्ट्स हैं, अब इस वक्त टेक्सटाइल में हमारी बड़ी एक ऑलमोस्ट एक छोटी सी शॉर्टेज भी पैदा हो गई है यार्न की, बिकॉज इतने ऑर्डर्स मिल। तो ये सारी पॉजिटिव चीजें हैं जो कि हो रही हैं, और अगेन एज ए सेड, ये सारी अच्छी खबरें मुल्क के लिए, ये इनके लिए बुरी खबरें। मरियम औरंगजेब साहबा, ये सारी आपने बात सुनी। मैं शिबली साहब की बात से इस हद तक तो एग्री किया जा सकता है कि ऑपोजिशन का काम तनकीद करना होता है। आज 40 सफ़ात का आप लोगों ने वाइट पेपर निकाला है, लेकिन क्या आप उन फिगर्स को डिनाई कर सकती हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने आज ट्वीट किए हैं, और जो अभी शिबली साहब बता रहे थे कि 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था, वो उन्होंने काफ़ी हद तक अब कम कर दिया है, एक्सपोर्ट्स अब बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तनकीद बराए तनकीद थी, या एक्चुअली वाकई उसमें कोई सब्सटेंस भी है? मरियम साहब, आपकी हमें आवाज नहीं आ रही। आप काइंडली अपना माइक ऑन कर लीजिए, आपकी हम आवाज नहीं सुन सकते जी। आप बोलिए। जी आप बोलिए। अब आ रही है मंसूर? जी आ रही है आपकी आवाज। मंसूर, बात यह है कि ये शिबली साहब ने जो बात की है, ये तो हम ऐसा सबक है जो हमने कंटेनर से सुनना शुरू किया, और इसमें कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाएं। अच्छा, बात बड़ी मुख्तसर है। जितने फिगर्स इस व्हाइट पेपर में आज मुस्लिम लीग नून ने दिए हैं, ये हुकूमत के अपने इकोनॉमिक सर्विस के फिगर्स हैं। और आज वजीर आजम ने जो करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर ट्वीट की है, उसमें सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंपोर्ट्स को बंद करके, मईशत को तबाह करके, डेवलपमेंट को सिफर या मनफी पे लाके, तरक्की की शरह को मनफी 0.4% पर लाकर, जो कि 5.8% पर चल रही थी, करंट अकाउंट डेफिसिट ने नीचे आना ही था। करंट अकाउंट डेफिसिट मुस्लिम लीग नून के दौर में ऊपर इसलिए था क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड था, वो कंजम्पशन बेस्ड नहीं था। उस वक्त सीपेक आ रहा था, मुल्क की तरक्की की शरह 5.8% थी, उसके अंदर रोजगार मिल रहा था, और जब इन्वेस्टमेंट होती है बाहर से, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो करंट अकाउंट डेफिसिट दुनिया में हर मुल्क का जब तरक्की की शरह ऊपर जा रही होती है वो बढ़ता है। लेकिन इन नालायकों को पता नहीं चलेगा, और वो वजीर आजम जो सिर्फ झूठ बोलता हो, यू टर्न लेता हो और झूठ पे झूठ बोलता हो, ना उसको शर्म आती हो और ना उसके अंदर हया हो, वो इसी कदम की गुफ्तगू करता है। बात सिर्फ इतनी है, शिबली फराज साहब ये बात बता दें कि मुल्क की तरक्की की शरह 2018 में 5 से 8% तरक्की सिर्फ मनफी 0.4% पर कैसे पहुंची, इससे डिनाई कर दें। ये बता दें कि 92 रुपए, 110 रुपए किलो कैसे। मैं पहले पूछ लूं। अच्छा चले आप बोलिए, एक पॉइंट हो गया, आगे बोले। चीनी की कीमत बता दें कि 52 रुपए से 100 रुपए से ऊपर कैसे, 52 से 100 किस। आटे की कीमत बता दें कि 33 रुपए से 78 रुपए कैसे हो गई है। ठीक है। ये बता दें कि चीनी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जहांगीर तरीन को चार्टर जहाज में बिठाकर लंदन क्यों रवाना किया। ठीक है। ये बता दें कि वजीर आजम जिसने काबीना के फैसले दिए
चीनी के बारे में वो उस कमीशन में पेश क्यों नहीं हुए? ये बता दें कि महंगाई की शरह 3% से 13% कैसे आ गई और खुराक की अशिया की शरह 15% पे कैसे हुई? ये बता दें कि 45% इन्होंने 40% डिवैल्यूएशन की, तो आज भी एक्सपोर्ट जो है वो मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल से कम क्यों है? और ये बता दें कि डिवैल्यूएशन 40% करने के बावजूद इनका टैक्स कलेक्शन का रेवेन्यू, और आखिरी बात, रेवेन्यू कम क्यों है? और आखिरी बात यह है कि मुआवजा करें, वजीर आजम साहब को मेरा पैगाम है, मुआवजा करें 2018 से 2019 का, 2020 तक 2018 से करें। पिछले साल अपनी ही मनफी कारकर्दगी के साथ अपना ही मुआवजा नहीं हो सकता। ये खुदा का वास्ता है, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, ये इकोनॉमिक उसके मुनाफी है कंपैरिजन के, और ये बेवकूफ बनाना बंद करें इन सब। और ये जो मैंने जितने फिगर कोट किए, और हमारा व्हाइट पेपर का हर फिगर मंसूर, मैं आपके ऑडियंस के लिए कहना चाहती हूं और शिबली फराज साहब के लिए, वो इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अपने फिगर्स हैं, और मोडी, स्टैंडर्ड एंड पुअर, वर्ल्ड बैंक 2018 में पाकिस्तान को इस रीजन की और दुनिया की बढ़ती हुई मईशत करार दे चुकी थी। वो 2 साल में इन नलायकों, चोरों, करप्ट लोगों ने मनफी 0.4% कर दी, जिससे 40 लाख लोग 2 साल में बेरोजगार हो गए। ठीक, अच्छा, मैं आप दोनों से डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाने से पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है, ये नालायकों, चोरों, करप्टों, ये अगर इन अल्फाज का हम इस्तेमाल ना करें दोनों एक दूसरे के लिए, तो मेरे ख्याल में डिस्कशन जरा ज्यादा बेहतर रहेगी। हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करें तो मेरे ख्याल में डिबेट ज्यादा बेहतर। नालायकों को नालायक नहीं कहेंगे तो मंसूर क्या कहेंगे? अच्छा, वो फिर उस साइड से भी इस तरह के अल्फाज आना शुरू हो जाएंगे, डिबेट ये हमें चोर कहते हैं। नहीं, ये हमें चोर, ये तो दोपहर, सुबह, दोपहर, शाम, पार्लियामेंट के बाद हमें चोर कहते हैं। चले आप मांग रहे हैं कहते हैं। जी शिबली साहब, जी आज इनके सरवर खान साहब ने क्या बयान दिया? वो मैं आता हूं उसके ऊपर। खान जी मैं आता हूं, क्या बयान दिया? मैं आता हूं। जी शिबली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए शिबली साहब। मैं तो उस सतह पे नहीं जाऊंगा, उस सतह गुफ्तगू जो कि मरियम बीबी कर रही हैं, क्योंकि मेरी तो ये तालीम है ना, मेरी ये तरबियत है कि मैं इस तरह इस्तेमाल करूं। मुझे उनका नहीं पता। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि इन्होंने जो सवालात किए, क्या वो बता सकती हैं कि इसहाक डार को जहाज में लेके कौन गया, मुल्क से फरार किसने कराया? ठीक है, शायद खाकी ने। दूसरी बात ये है कि ये तो बात कर रहे हैं, इन बातों की इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मरियम औरंगजेब की इकोनॉमी उनका सब्जेक्ट नहीं है, तो मेरा ख्याल है वो इस पे बात ना करें तो बेहतर होगी, बिकॉज उन्होंने जो फिगर रटाए हुए अपने सामने लिखे हुए बोल रही हैं, तो मेरा ख्याल है उससे इज्तिनाब करें, क्योंकि वो फंस जाएंगी। अच्छा, दूसरी बात कि इनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कोई फर्क ही नहीं पता। मैं आपको बताऊं, मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था इंपोर्ट कॉमर्स का, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट देता हूं कि पीपल्स पार्टी में जो बात है वो है कि सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स पीपल्स पार्टी के हुकूमत में हुए, जो कि 26.4 बिलियन डॉलर थे। और जब से इनकी हुकूमत आई, जबकि गुलाम दस्तगीर से लेकर और नीचे तक, जब भी उनके जो भी मिनिस्टर बने, ये एक का एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं सके, बल्कि एक्सपोर्ट इनकी कम हुई। ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो इंपोर्ट को इनकरेज किया और लोकल इंडस्ट्री को डिस्करेज किया। यहाँ पे मैं वही जो बात कर रहा था कि आर्टिफिशियली सस्टेन करने के लिए इन्होंने इस गरीब मुल्क के, इस गरीब आवाम के पैसे 6 अरब डॉलर, ये स्टेट बैंक के फिगर्स हैं, आप वेरीफाई कर लें, मैं इनकी तरह जो हवाई फायर नहीं करूंगा। इन्होंने 6 अरब डॉलर जो है मार्केट को, आर्टिफिशियली एक्सचेंज रेट को सस्टेन करने के लगाए। अच्छा। उससे क्या हुआ कि एक चीज जो मुल्क में बनती थी उससे सस्ती आपकी इंपोर्ट की चीज बनती थी, नतीजतन कोई फैक्ट्री लगाता नहीं था, कोई इंडस्ट्री लगाता नहीं था। तो ये बड़े फख्र से कह रही हैं। और दूसरी साइड पे जब आपके पास डॉलर नहीं होते हैं, बीबी आपको पता होना चाहिए कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो होता क्या है। दूसरी बात ये कि आपकी जो इंपोर्ट थी उसने सब्स्टिट्यूट किया, आपने उसको अपनी इंडस्ट्री की कॉस्ट पे, आपने एक खास किस्म के जो ट्रेडर, जो कि आपकी पार्टी की माइंडसेट है, जो आपकी लीडरशिप की जो एक माइंडसेट है कि जी वो कारोबार करना है, चाहे मुल्क जो है तो उसका बेड़ा गर्क हो जाए, जो कि हम आज देख रहे हैं कि ये जितनी भी इकोनॉमिक पोजीशंस हैं, ये जो बिजली के मसाइल थे ये हमने पैदा किए, ये कॉन्ट्रैक्ट्स हमने किए,
कि हमने रिन्यूएबल एनर्जी को जो है तो डिस्करेज किया, हमने डैम्स को न बना के हमने ये डिस्करेज किया। ये सारी चीजें जो है इन्होंने मुल्क के मुस्तकबिल को दांव पे लगा दिया, बिकॉज इनका काम तो यही है कि ये यहाँ से सारा बटोर माले गनीमत ले जाते हैं, बाहर जाके जायदादें ले लेते हैं। आज तक इन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि एवन फील्ड कैसे खरीदे गए। जब मरियम को बुलाते हैं वो आके अटैक कर देती है, नैब के अकाउंट। तो ये इस किस्म की चीजें देखें, अवाम बेवकूफ नहीं है। आपने इस मुल्क को बिल्कुल कंगाल कर दिया। आपने अपने जाती मफादात के लिए आपने सारी वो पॉलिसीज बनाई जो कि आपकी जात को, आपके जो मफादाती गुरोह टोला आपके साथ दाएं बाएं होता था, उसको आपने किया और उन्हें आपने जायदादें। आप तो खुश हैं, आपकी तो लीडरशिप इस हमेशा हर वक्त जब भी इन पे सख्त वक्त आया इन्होंने एनआरओ लिया है और ये भाग के चले गए हैं। मुझे कौन पूछना, मुझे आप दोनों से एक सवाल है। मेरा लास्ट पॉइंट जी सर, जी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बजाय इस कौम को मुब्तला न करें इस अजाब में, इनमें ये समझते हैं कि कानून इनके लिए कुछ और होना चाहिए और अवाम के लिए कुछ और होना चाहिए। जो बेचारा साइकिल चुराता है उसको तो आप जेल में डाल देते हैं, और जिसने जो अरब लेके और बाहर जाके अपनी जायदादें बताई हैं, अपनी सारी औलाद को भी बाहर ले गया है, अपने सारे हवारियों को भी बाहर ले गया है, तो वो आके हमें इस बात का गिलत करते हैं, हम पे ये इल्जाम लगाते हैं कि हमने ये किया। और इनकी जुबान देखें, अभी मैं मरियम से एक्सपेक्ट नहीं करता था कि वो इस किस्म की कम दर्जे की गुफ्तगू करेंगी, लेकिन उन्होंने की बिकॉज इन पे प्रेशर है, बिकॉज ये देख रहे हैं कि गैप का घेरा इनके गिर्द तय हो रहा है। ये इनका जो वो है उसका जो अपने जो इन्होंने जायदादें बनाई हैं उसके जवाब दें, कौम को और ज्यादा कंफ्यूज नहीं करें। आप इतनी बातें लंबी लंबी करते, इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, आप तो बताएं कौम को 3-4 सवाल जिस तरह इमरान खान ने जवाब दिया था बनी गाल का, आप भी दें और किसी को खत्म करें। आप ये तो नहीं कह सकते यू आर अबव लॉ। अच्छा, मैं मरियम औरंगजेब साहब के पास जाने से पहले शिबली साहब एक आपसे छोटा सा सवाल है, छोटा सा काइंडली जवाब दीजिएगा ताकि मैं उनके पास जा सकूं। सर, ये पिछले दौरे हुकूमत में ये जब सब कुछ हो रहा था, तो ये इसको जो गरीब आदमी है उसको हम किस तरह जवाब दें कि जब इतनी लूट खसूट हो रही थी तो चीनी 52 रुपए की क्यों थी, आटा 33 रुपए का क्यों था, इतनी करप्शन में ये रेट से इतने नीचे किस तरह थे? नहीं देखिए ना, आप तो उसी जमाने के हिसाब से आप बात करेंगे ना। उस वक्त तो सोने की कीमत भी कितनी थी? अच्छा, सोने की कीमत भी 70,000 75,000 थी, या जो भी थी। अभी जो है तो एक बहुत इंटरनेशनल प्राइसेस हैं। आप दालें तक इंपोर्ट करते हैं, $800 to $900 मिलियन की दालें आप इंपोर्ट करते हैं इस मुल्क में। आप एडिबल ऑयल करते हैं जो कि डॉलर में है। आप एडिबल ऑयल, आपकी जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं, आपका जो फ्यूल है, ये सारी चीजें जो हैं ये डॉलर रिलेटेड हैं, बिकॉज इन्होंने इस मुल्क में यही कल्चर रखा था कि जिससे कि चीजें लोकल बनने के बजाय एग्रीकल्चर पॉलिसी पे ये बात करते, जिससे कि हम दालें यहाँ पे करें। अगर ये पाम ऑयल के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाते जिसमें कि हमें ये पाम ऑयल इंपोर्ट ना करना पड़ता, तो उसमें क्या होता? इन्होंने, मैं इवन ऑयल का कहूंगा, चूंकि मैं कोहाट का हूं और हमारे इलाके में काफी डिस्कवरीज हुई हैं, इनके दौर में इनसे पूछे कि कितने ब्लॉक्स की ऑक्शन हुई ऑयल के लिए। इन्होंने तो सबको भगाया क्योंकि कमीशन मांगते थे और हर एक कंपनी देती नहीं है। एज अ रिजल्ट इन्होंने भगवा दिया। ये किया इन्होंने मुल्क। मरियम औरंगजेब साहबा, ये शिबली साहब ने इससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर शेयर किया था और ये हकीकत भी है कि इसाक डार साहब जब तमाम हेल्म ऑफ अफेयर्स संभाल रहे थे तो उस वक्त आप लोगों ने डॉलर के रेट को डिलिबरेटली प्रेस करके रखा, और अब जाहिर बात है जब वो पॉलिसी चेंज हुई है और डॉलर को फ्री किया गया और जब आप लोग उस पर स्पेंडिंग करते थे, शिबली साहब मेरे ख्याल में $6 अरब आप फरमा रहे थे हर साल, ये आपने फिगर दिया था थोड़ी देर पहले डॉलर की प्राइस को नीचे रखने के लिए। देखिए $6 बिलियन, $6 बिलियन, ठीक है, करेक्शन होगी सर। $6 बिलियन आप लोगों ने खर्च किए और इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बनाने की वजह से आज ये सूरत हाल हुई है सालाना। जी मरियम साहब, देखें, पहली बात तो मुझे उतना ही टाइम दीजिएगा जितना अभी मैंने तकरीर सुनी है। जी जी, मैंने कोई इखलाक से गिरी बात नहीं की, पहले मैं इसको क्लियर कर दूं। ना मेरी ये आदत है, ना मेरा ये तरीका है। लेकिन अगर कोई किसी करेगा तो जवाब में अगर कोई किसी को करप्ट करेगा तो जवाब में उससे ऊंची आवाज में करप्ट सुनेगा। अगर कोई किसी को बेशरम कहेगा उससे ऊंची आवाज में बेशरम सुनेगा। और मैं चोर को चोर ही कहूंगी, करप्ट को करप्ट ही कहूंगी। दूसरी बात यह है कि मैंने तो 6 सवाल किए थे, इनके इकोनॉमिक सर्वेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लिए हुए 6 सवाल किए थे। और शिबली भाई की इंफॉर्मेशन के लिए मैं इनकी बहुत इज्जत करती हूँ और मेरा इनके साथ अदर देन
ये जो जॉब रिलेटेड है और ताल्लुकात है जिसको मैं खराब नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहती हूँ और एक इंफॉर्मेशन इनके लिए कि मैं मास्टर्स भी हूँ इकोनॉमिक्स में और अच्छा। मैंने 13 साल इसी सेक्टर में काम भी किया है, ठीक है, और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी है और मैंने जो दूसरा मास्टर्स किया है वो भी डेवलप एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में किया है और मैंने जितने फिगर्स कोट किए हैं उनको ये मैं चैलेंज करती हूँ कि उनको वेरीफाई भी करा लें और जिस किस्म की भी इंफॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इकोनॉमिक सर्विस से है। दूसरी बात रही फिगर फज करने की, फिगर फज करने की जो इंफॉर्मेशन है, बात सीधी सीधी है कि जो इंडिकेटर्स इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए उस वक्त इसहाक दार ही फाइनेंस मिनिस्टर थे जब मुल्क की तरक्की की शरह 5.8% पर तरक्की कर रही थी, जब मुल्क के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट इंपोर्ट बेस्ड था, कंजम्पशन बेस्ड, इंपोर्ट बेस्ड और इन्वेस्टमेंट बेस्ड था, कंजम्पशन बेस्ड नहीं था। और मैंने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में इंपोर्ट्स कम हुई और आज जो डीवैल्यूएशन हुई है, मंसूर मैंने कैटेगोरिकली कहा है कि आसान तरीन तरीका टैक्स कलेक्शन का डीवैल्यू करके पाकिस्तानी रुपये को टैक्स कलेक्शन बढ़ाई जाती है और उसके बाद एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाती हैं और आज 40% डीवैल्यूएशन होने के बावजूद तहरीके इंसाफ के 2 साल में जो एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल से कम है। ये बात मैंने कही और मैं इस पर स्टैंड करती हूँ। मेरा कभी भी मकसद ये नहीं होता कि मैं वो बात करूं कि 10 अरब का रिश्वत दी शहबाज शरीफ को पैनामा बंद कर दो। मैं कभी बात नहीं करती कि मैं IMF नहीं जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा। मैं कभी बात नहीं करती कि मैं वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बना दूंगा। मैं बड़े उसके साथ बात करती हूँ, कमिटमेंट के साथ, और मैं वेरीफाई करके बात करती हूँ। बाकी बात ये रही कि अभी आपने सवाल किया आटा और चीनी का और पेट्रोल का। अभी इन्होंने पाम ऑयल की इंपोर्ट्स की बात की, इन्होंने LNG से बिजली ली नहीं, फर्नेस ऑयल इंपोर्ट हुआ। पाकिस्तान की 9 साल तारीख में पहली दफा चीनी इंपोर्ट हो रही है और ये आज का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये अगले सालों के लिए बुक कर रहे हैं। ये समझते हैं लोग बेवकूफ हैं, ये समझते हैं पाकिस्तान के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बेवकूफ हैं। पाकिस्तान की आवाम जिनके घर आज रोटी नहीं है, जो 2018 में खुशहाल जिंदगी गुजारी थी, ये चोर ये इस तरह की गुफ्तगू हमने कंटेनरों पे सुन ली है। मुंतखब वजीर आज जो मुझे दर्स दे रहे हैं और मैं इनकी इसलिए इज्जत करती हूँ कि इन्होंने हमेशा अच्छी बात की है, जो गले से घसीट लाओ मुंतखब वजीर आजम को टांग दो, इधर सर फाड़ दो पुलिस वालों के। हम तो ये सुन के आदी हैं। अच्छा, हमने तो कभी रिएक्ट नहीं किया। मुझे आप दोनों ही बड़ी अच्छी बातें करने वाले हैं, ना हमें सिखाई गई है। आप दो अच्छी बातें करने वाले हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन। और बड़े टॉपिक्स हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी, नवाज शरीफ साहब की जब तस्वीर आती है वहां से तो एक इमेज ये आता है कि वो खैर खैरियत से हैं और उन्हें वापस लाया जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये कहती है हम हर सूरत उनको वापस लेकर आएंगे, चाहे हमें कहीं हद तक भी जाना पड़ा। लेकिन नून लीग ये कहती है कि वो आज भी बीमार हैं। फिर सवाल ये भी आता है कि क्या उनके टेस्ट ठीक हुए थे या नहीं। शिबली फराज साहब ने कल अपनी एक ट्वीट में ये कहा कि नैब ऑर्डिनेंस को पास कराने के लिए, नैब के हवाले से जो कानून साजी हो रही थी उसको पास कराने के लिए हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। मरियम औरंगजेब साहबा से इस पर भी सवाल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शिबली फराज साहब और मरियम औरंगजेब साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू हो रही है मुख्तलिफ मौज़ूओं के ऊपर। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई मुस्लिम लीग नून की और उस पर तो तफसील से बात हुई। दूसरे टॉपिक्स पे कुछ चलते हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि एक नई बहस का आगाज हुआ है और इस बहस में एक पॉइंट ये है कि जनाब जो टेस्ट करवाए गए वो नकली थे या उसके अंदर फजिंग की गई है और उसके तहत नवाज शरीफ साहब को बाहर ले जाया गया और अब हर सूरत उनको वापस लेकर आया जाएगा। शिबली फराज साहब, अब से कुछ दिन पहले और कल भी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आपकी पार्टी का एक मौकफ आता है कि जनाब उन टेस्टों के अंदर फजिंग हुई है, लेकिन एक दूसरा मौकफ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा दे रही हैं। मैं चाहूंगा पहले आप जरा सुनिए, फिर मैं आपसे सवाल करता हूं डॉक्टर यास्मीन राशिद क्या कह रही हैं टेस्ट के हवाले से, सुनिएगा जरा। बाकायदा वेरिफिकेशन सैंपल्स की अपनी गवर्नमेंट के लैब के अलावा बाहर भी लैब्स से की गई। उन बाहर लैब्स को भी ये सैंपल भेजा गया और तकरीबन सबकी रिपोर्ट्स एक जैसी आती नहीं। मंडे वाले दिन जब वो अस्पताल आए हमारे पास तो तब उन्होंने 12,000 प्लेटलेट्स के साथ भेजा। तो ये हमने तो नहीं वो टेस्ट किया था, हमारे डॉक्टरों ने उनका टेस्ट किया था। तो एक तो ये तहकीकात जरूर होनी चाहिए कि अगर वहाँ कोई गड़बड़ हुई हो। पहली रिपोर्ट जो है वो तो नैब ने दी थी, तो पहले तो तहकीकात नैब की करनी चाहिए ना। अच्छा, ये इस पे नैब के डॉक्टर्स के हवाले से भी बात करिए। नैब की जानिब से जो खबर सामने आई है वो ये है कि जनाब नैब के पास भी जो डॉक्टर्स थे
वो पंजाब हुकूमत ने ही दिए थे। शिबली साहब, आपकी लग इस तरह रहा है कि हुकूमत के अंदर एक कंफ्यूजन है इस बात की कि क्या उन टेस्टों के ऊपर सवालिया निशान हमने उठाना है या नहीं उठाना। एक्चुअल मौकफ है क्या हुकूमत का? देखिए मंसूर, मैं उसके जवाब आपको देता हूँ। मैं उससे पहले अगर आप मुझे आधा मिनट दें तो मैं एक किताब मैंने कोट की थी जो कि हफीज पाशा साहब की लिखी हुई है, और वो कोई हमारी पार्टी के क्रिटिक हैं, वो नहीं है। मैं ये क्विकली पढ़ देना चाहता हूँ, एक छोटी लाइनें जी। और उसकी हेडिंग क्रेडिबिलिटी। ठीक है, credibility says the PMLN has acquired a reputation for large-scale manipulation of statistics, अच्छा। perhaps to be not witnessed before. The principal source of economic and social statistics is the Pakistan Bureau of Statistics, which has been subordinate to the Ministry of Finance, with the prime responsibility for managing the economy. As such, it had a vested interest in presenting a substantially better picture of the economy than the ground reality. Okay. Consequently, the GDP growth rate, the level of investment, tax revenues, and private consumption expenditure had been overstated. Simultaneously, there has been understatement of the rate of unemployment, rate of inflation, size of fiscal deficit, and so on. ठीक है। So पहली बात तो ये इनको इसका जवाब मिल गया है। ये कोई मैंने नहीं लिखी है, ये इन्हीं की उनके लिखी है, हमारे क्रिटिक ने लिखी है। Okay. अब आते हैं उस पे मेडिकल रिपोर्ट्स पे आते हैं जी। ये इस बहस में उलझना मेरा ख्याल है कि फ्यूटाइल है, उसका कोई वो नहीं है। हम एक मिनट के लिए मान लेते हैं, एक सेकंड के लिए मफरूजे के तौर पे मान लेते हैं कि जी वो बीमार थे, वो चले गए। पहली बार मेरा सवाल ऐसा पाकिस्तानी मेरा उठता है, कितने मरीज हैं, कितने गरीब लोग हैं, कितने वो लोग हैं जो कि साइकिल की चोरी या छोटी चोरी में पकड़े हुए जेल में हैं, उनके माँ बाप मर जाते हैं, उनकी औलादें मर जाती हैं, उनको ये फैसिलिटी है कि वो मुल्क से बाहर जाएं या वो जेल से बाहर आएं। इनका तो बेसिक प्रॉब्लम यही था कि ये जो है तो गए बिकॉज ये समझते हैं कि ये कानून से बाहर है। अब अस्यूम कर लिया कि जी वो बीमार थे। अब हम देख रहे हैं, आप पिक्चर जो रोजी पिक्चर्स जो अपनी तस्वीरें रोज भेज के, क्योंकि उनको अपने भाई से शाहबाज शरीफ से खतरा है। इसमें इंटरनल इनकी पार्टी में बहुत सी चीजें हो रही हैं जिसमें कि खिंचातानी हो रही है एक फैमिली में, शाहबाज शरीफ फैमिली में और नवाज शरीफ फैमिली में। तो वो पिक्चर्स बना के भेजते हैं कि वो तो जी बिल्कुल ठीक ठाक है। अगर वो ठीक ठाक है, अगर वो वॉक कर सकते हैं, फिट हो सकते हैं, उनका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान वापस आए, अपने जो सवालात अदालतों ने उनसे पूछे हुए हैं उनका जवाब दें और अपने केस को कानून के आगे अपने आप को सबमिट करें। ये इस बहस में कि जी वो ये हुआ वो हुआ, आई थिंक दैट इज पब्लिक। शिबली साहब इसमें सवाल एक्चुअली ये इसलिए उठ रहा है कि आप लोगों की हुकूमत ने उनको जाने दिया, उन टेस्टों पे यकीन किया, आपके पार्टी के और तमाम जो हुकूमत के सीनियर ओहदेदार थे वो उस वक्त खुद ये बयान दे चुके हैं कि हाँ वो बीमार थे। जब आप लोगों ने खुद उनको जाने दिया तो उसके बाद उनको वापस लाने के हवाले से मॉरल अथॉरिटी आपके पास तो नहीं रहती। फिर नवाज शरीफ साहब जब सेहतमंद होंगे, जब वो ये फैसला करेंगे हाँ मैं अब सेहतमंद हो चुका हूं, मैं वापस आना चाहता हूं, तो ये तो फैसला वो करेंगे ना। हुकूमत इस पे तनकीद किस तरह करे? देखिए ना, वो किसी कंडीशंस में बाहर गए हैं, उनकी गारंटी दी गई है, शहबाज शरीफ ने उसकी गारंटी दी है कि वो अपनी रिपोर्ट भेजेंगे और वो आएंगे भी 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद है। देखिए बार मुल्तखब किया है ना इनको पाकिस्तान की अवाम ने, इनका नहीं बनता पाकिस्तान आए जबकि इतनी मुश्किलात है। अगर पाकिस्तान में अवाम को अकॉर्डिंग टू मरियम औरंगजेब या इनकी पार्टी के, तो वो वहां पे बैठ के अपनी अयाशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, वो शहनशाहों की जिंदगी गुजार रहे हैं, वो वॉक भी करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे लोग इसकी यहाँ के आए ना गर्मी में बैठे, यहाँ के जो लोगों के मसाइल है उसको शेयर करें। लेकिन उन्होंने हर वक्त में, हर सख्त वक्त में मुल्क को छोड़ा है, अपने पार्टी वर्कर्स को छोड़ा है और अपनी जाके कभी सऊदी अरब बैठ गए एनआरओ करके और कभी इधर जो है तो सऊदी अरब में, ये इंग्लैंड में बीमारी का बहाना बना के। दूसरी बात ये, अगर मॉरल अथॉरिटी हमारी वो बनती है, नहीं बनती है कि अगर हमने भेजा है तो फिर हम उनको लाएंगे भी। ये भी हमारी मॉरल अथॉरिटी बनती है, बिकॉज इफ वी हैव सेंट हिम देन वी विल ब्रिंग हिम बैक। यू विल ब्रिंग हिम बैक। ठीक है, मैं आई हैव टू टेक अ ब्रेक। मरियम औरंगजेब इस बात का जवाब देना चाहती हैं। नाज़रीन, मरियम औरंगजेब साहबा से जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से सवाल हो रहा था। शिबली फराज साहब ने कहा कि आखिर जब नवाज शरीफ साहब बाहर जाते हैं और यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद लोग होते हैं, एक छोटे से छोटा चोर, वो शख्स जो जेल के अंदर मौजूद है किसी छोटी चोरी की वजह से, उसके दिल पे आखिर क्या गुजरती होगी। मरियम साहबा, जाहिर बात है यहाँ पे लोग जब नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें देखते हैं,
कि वो सड़कों पे वॉक कर रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, सब कुछ है, तो एक सेहतमंद शख्स का इमेज आता है वहां से। तो फिर हक बजानिब नहीं है हुकूमत की डिमांड करने में कि नवाज शरीफ साहब को वाकई वापस आना चाहिए, और क्यों ना आए यहाँ पर आके फेस करें जो कुछ भी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मंसूर मैं ये कहूंगी कि ये डिमांड किससे कर रही है गवर्नमेंट, किससे? और अभी शिबली भाई ने कहा कि इस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए वापस। भाई आप तो हुकूमत में हैं, हुकूमत ने ये बहस शुरू की जब 2 साल कारकर्दगी मनफी थी, उस पर ढोल बजाया जा रहा था, साथ ही एक मसनूई नैरेटिव चलाने की कोशिश की कि रिपोर्टें बदल दी। इनके ही वजीरों ने कहा रिपोर्टें बदल दी थी, इनके ही वजीरों ने कहा रिपोर्ट्स गलत थी, इनके वजीरों ने कहा इबरत का निशान बनाएंगे। अपनी वजीर सेहत यास्मीन राशिद साहिबा को मुस्लिम लीग नून ने तो कोई बात नहीं की। और मैं वाजिया कर दूं कि नवाज शरीफ साहब इलाज कराने पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर कानूनी तरीके से अदालत से बेल लेकर गए हैं। अगर इनको कोई प्रॉब्लम है, अगर इनको कोई मसला है, तो आप हुकूमत में हैं, शोर क्यों करते हैं, ट्वीट क्यों करते हैं, बयानबाजी क्यों करती है? अपना काम करें, आपके पास इख्तियार है। और जो मियां साहब की 2 तस्वीरें हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2 तस्वीरों की मार है ये हुकूमत। 2 तस्वीरें आती हैं, पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत हिल के रह जाती है। वजीर आजम से लेकर दर्जनों तर्जुमान सिर्फ नवाज शरीफ करते हैं, क्योंकि असल में वो 2 तस्वीरें नहीं है। असल में नवाज शरीफ की तस्वीर अवाम के दिलों पे है। और जिस वजीर आजम की बात कर रहे हैं कि वो वापस नहीं आएगा, वो वजीर आजम तो मुल्क को एटमी कुव्वत बनाकर गया है। वो वजीर आजम तो वो वजीर आजम है जिसने आमिर की जेलें काटी हैं। वो वजीर आजम जो इनके दौर में सियासी इंतकाम का निशाना बना और हडियाला जेल और कैंप जेल में रहा अपनी बेटी के साथ। ये कहना आसान है, तो किसकी बात कर रहे हैं कि वो साइकिल चोर का बराबरी होनी चाहिए? वो वजीर आजम जो JIT में अपनी पूरे खानदान के साथ पेश हुआ, इमरान साहब की तरह नहीं कि 23 पर फॉरेन फंडिंग अकाउंट आज 6 साल से मुंह चढ़ा रहा है। मैं बात खत्म कर लूं। मेरा सवाल यहाँ पे एक सवाल है, यहाँ पे सवाल ये है कि वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन कानून की नजर में इस वक्त वो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं, वो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। उनकी अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की मंसूर, उनकी सजाएं मुअत्तल हुई हैं। ये भी मैं आपको एक कानूनी पॉइंट बता दूं, उनके ऊपर अभी कोई कन्विक्शन किसी किस्म की नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। अदालतों से वो सजाएं मुअत्तल हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये कहने लगी थी कि ये जो 2 तस्वीरों की बात की है, ये मैंने पहले भी ये बात इनको ये बात करते हुए थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि एक शख्स को इनकी बोर्ड ने, इनके डॉक्टर्स ने, इनकी वजीर सेहत ने कहा कि वो बाहर जाना है, हम उनका इलाज नहीं कर सकते। इनके नैब न्याजी गठजोड़ के जेरे हिरासत उनकी तबीयत खराब हुई। और वो वजीर आजम जिसने इस मुल्क में 11,000 मेगावाट बिजली बनाकर 18 घंटे लोड शेडिंग कम की, एटमी कुव्वत बनाओ, वो मंसूबे जिस पे आज तक ये तख्तियां लगाते हैं, वो वापस नहीं आएगा। या वो सूटकेस ब्रीफकेस वजीर आजम, वो सूटकेस ब्रीफकेस वजीर आजम जो उधारी काबीना लेकर चला रहा है, एक आमिर की और पिछले अदवार की हुकूमतों की, जो आज बैठकर कहते हैं कि पिछले अदवार करप्ट जो हुए उनका हिस्सा थे, उनको तो खुदा की कसम, मैं अब वो अल्फाज इस स्पेसिफिक केस के बारे में बात करते हैं। सवाल ये है कि कानूनी हुक्म हो, इस मामले में लूप होल्स हो, सब कुछ हो, आप पंजाब हुकूमत पे, मेरा सवाल, मैं इसमें अगर क्रिटिसाइज कर रहा हूं तो मैं दोनों को कर रहा हूं, मैं पंजाब हुकूमत को भी नहीं इस मामले में छोड़ रहा और ना मैं आपकी पार्टी को छोड़ रहा हूं इस मामले में। एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी जब वो मनाजिर देखता है, वो कहता है कि मिसाल के तौर पर मेरा भाई है या मेरा कोई रिश्तेदार है, वो किसी छोटी सी चोरी की वजह से या किसी भी इल्जाम की वजह से वो थाने के अंदर बंद हो जाता है, जेल चला जाता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब जिनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम है और वो इंग्लैंड जा रहे हैं, इंग्लैंड की सड़कों पर घूम रहे हैं, आखिर वो हक बजाने तो है ये सवाल करने में जनाब मेरे साथ ये सलूक क्यों और उसके साथ ये सलूक क्यों? मंसूर, ये सवाल बनता नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ ही वो वजीर आजम, नहीं मैं आ रही हूँ ना, नवाज शरीफ ही वो वजीर आजम है जो जेल गया था, जज साहब की वीडियो आने के बाद भी जेल में था, अपनी बेटी के साथ भी जेल में था, JIT में बतौर वजीर आजम। तो दैट इज सो ही हैज अबाइडेड टू दैट प्रोसीजर। उन्होंने किसी किस्म की खिलाफ वर्जी कानून की, उनके ऊपर उन्होंने वही किया जो एक साइकिल चोर ने करना था। और उन पे तो झूठा इल्जाम लगाया गया, जज की वीडियो के बाद जज को बरतरफ कर दिया गया ना, उसके बाद भी वो जेल में रहे, तो उन्होंने तो कोई फर्क नहीं किया। और उन्होंने ही बतौर वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। जब फ्रिवलेस एप्लीकेशन डस्टबिन में फेंक दी गई थी, तो नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था कि इसके ऊपर कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन की जाए। और आखिर में एक ब्रेक लेट मी टेक अ ब्रेक के बाद मैं वापस आके दोनों को मौका देता हूँ।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले नवाज शरीफ साहब की तस्वीरों और उनकी लंदन से पाकिस्तान वापसी के हवाले से बात हो रही थी। मरियम औरंगजेब साहब उस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा, शिबली फराज साहब ने कल एक ट्वीट की थी और आप लोगों के हवाले से एक ये इल्ज़ाम भी लगाया था कि आप लोग एनआरओ किस तरह मांग रहे थे, और वो सारी डिटेल्स उन्होंने शेयर की हैं नैब के हवाले से। कुछ उस पर भी जरा जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं शिबली साहब के पास जाता हूँ। जी, मैं बड़ी मुख्तसर बात करूंगी। एक तो 2 तस्वीरें जो आई हैं उसमें मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हर महीने मेडिकल रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को सबमिट होती है, जो कल इनके वुज़रा ने कहा कि कोई रिपोर्ट नहीं हो रही, फिर उन्होंने कहा इनकम्प्लीट रिपोर्ट्स हैं, और डॉक्टर्स ने उनकी रिकमेंडेशंस होती हैं, और डॉक्टर्स जो उनके प्रॉब्लम है, हार्ट की भी प्रॉब्लम है, उनकी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, उसके लिए वो वॉक के लिए उनको सजेस्ट करते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अगर ये मुतमईन नहीं है तो इख्तियार इनके पास है, शोर ना करें, बहस ना करें और इखलाक से ना गिरें, अपना काम करें जो करना है इन्होंने, जो ये चाहते हैं करना। दूसरी बात, शिबली फराज साहब को मैंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में चैलेंज किया था, जब इन्होंने कहा था कि मैं नाम बताऊंगा कि किसने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मांगा है। तो वो जो नोटिफिकेशन कल स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी का इन्होंने पोस्ट किया है, उसमें 12 लोग तो हुकूमती बेंचेस के हैं, 6 गुजरा हैं। तो क्या इस पूरी कमेटी ने एनआरओ उस स्पेशल कमेटी से के मांगा है जिसको स्पीकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूट किया और हाउस ने पास किया? और वो मुसवदा जो फारूक नाइक साहब का सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में मौजूद है उसको साथ लगा दिया। मतलब मैंने तो नाम मांगा है। शिबली साहब जी देखें, ये बिल्कुल गलत कह रही हैं, बिकॉज उस कमेटी का मेंबर मैं भी था, मैं भी उस मीटिंग में शामिल था और उस गुफ्तगू का मैं बिल्कुल गवाह हूँ। वो रिकॉर्ड भी होती है कि आप लोगों ने जब नैब के और फैटफ के बिल को कंडीशनल किया, जिसमें कि फिर आपकी जो ऑपोजिशन पार्टी, मैंने पहले भी कहा था आपको शिबली भाई, कहाँ किया? कोई दस्तखत के साथ दस्तावेज दिया आपको? वो दस्तखत ही दिखा दें ना बता सकूं। नहीं सर, आप गलत, आप बता दें, नाम बता दें। बहुत शुक्रिया। सॉरी, टाइम की कमी की वजह से टू क्लोज दिस डिबेट। शिबली फराज साहब आपका, मरियम औरंगजेब साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।